नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक वानखेड़े साहब के साथ जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक चीज अच्छी ये लगती है कि हम लोग बिना लाग लपेट के इस उससे कि किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा, देश हित में अगर किसी को बुरा लगता है तो थोड़ा बुरा लगना भी ठीक ही है। अ, अशोक साहब, जो तीन चार चीजें हैं जो आपसे से हम लोग जिसपे चर्चा करेंगे, क्योंकि मणिपुर के बिना जो मणिपुर में इस देश के साथ हो रहा है और हम सब लोगों को, अब मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस होने लगा हूं कि इस देश के नागरिक होने के बाद मणिपुर के एक हिस्से में हो रहा है और हम लोग जो भी अपने से हो रहा है हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी जो बात तत्काल में है, जो बात सबसे पहले जो शुरू करना चाहते हैं, ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक सांप्रदायिक हिंसा को कुछ गोधरा टू टाइप करने की कोशिश, चाहे वो हालांकि वो चाहे वो दिल्ली हिंदू समुदाय कह रहा था नहीं नहीं मैं अपने मेन रूट को छोड़ के मैं इस रूट से जाऊंगा जहां मस्जिद पड़ती है, वहां के एसएसपी ने मना किया, वो लोग जबरदस्ती आए, एसएसपी ने लाठीचार्ज किया। और उसके बाद जो सबसे अप्रत्याशित बात है वो एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया 2 घंटे के अंदर और ये मैसेज दिया गया पूरे जगह पे कि आपको ये फॉल इन लाइन, नहीं तो आप एसएसपी साहब की तरह, वो प्रभाकर चौधरी एसएसपी थे, उनका ट्रांसफर किया गया। दिल्ली में आज वो कर रहे हैं 23 जगह और उसका नाम क्या रखे हैं, प्रचंड प्रदर्शन। मतलब ये जो प्रचंड प्रदर्शन, ये तो मैं नई नई तरह के हुआ है, कोई करता है भाई मौन, वो कोई करता है कैंडल मार्च, ये प्रचंड प्रदर्शन तलवारें लेके। गुड़गांव में जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें तलवारें लेके चल रहे थे भाई, शोभा यात्रा में तलवारें। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, मालूम नहीं क्यों मुझे हरदम ये लग रहा है कि ये गोधरा का रिपीटेशन करने की कहीं ना कहीं से तैयारी है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन ही इसका कारण है। और उसमें एक बात आपसे, और वो जो वो मुझे हरदम ये लगता है कि वो आरपीएफ का चेतन सिंह जिसने 4 लोगों की हत्या की, एक आदिवासी और 3 मुस्लिम की, आप सोच लीजिए कि अगर ये उल्टा होता, अगर वो एक मुस्लिम इस समय देश में इस तरह के 4 लोगों की हत्या कर दिया होता तो देश जल रहा होता, मालूम नहीं हजारों लोग मर चुके होते। अशोक भाई। देखिए आनंद जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो गुजरात मॉडल की बात हो रही थी। देश की जनता शायद तब गुजरात के कोई विकास का मॉडल समझ के जय जयकार कर रही थी। ओरिजिनल विकास गुजरात का मॉडल वो है जो आपको जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में देखने को मिला, जो मणिपुर में देखने को मिल रहा है, जो धर्म सांसदों में देखने को मिल रहा है, जो नूह में देखने को मिला है, जो महाराष्ट्र के भिड़े गुरुजी है जो बकवास करते घूम रहे हैं उनमें देखते मिल रहा है। ये तमाम चीजें ये है ओरिजिनल गुजरात मॉडल। भारतीय जनता पार्टी के तरकश में एक ही तीर है जो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह के अलग अलग नाम से निकलता है, और वो है सांप्रदायिकता। कुल मिला के 80 बनाम 20% का ही झगड़ा है। आप देखिए, यदि इसको पैटर्न देखिए, मणिपुर का झगड़ा क्या है? मणिपुर का झगड़ा रिजर्वेशन का नहीं है। 55%, 60% लोगों को रिजर्वेशन क्यों चाहिए भाई? क्योंकि आपको झगड़ा करना है अल्पसंख्यकों से, उनकी बराबरी करके। आपको पहाड़ खाली करवाने हैं, आपको उनको खदेड़ देना है, क्योंकि वो क्रिश्चियन कन्वर्टेड है। कुकीज, नागाज, जुमूज, ये जो ट्राइब्स है वहां पे, ये ज्यादातर क्रिश्चियन कन्वर्टेड है। और मैतेई समाज जो है वो अपने आप को वैष्णव मानता है, हिंदुत्व की तरफ। तो ये क्या क्रिश्चियनिटी वर्सेस हिंदुत्व की लड़ाई है? मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की लड़ाई है? माइनॉरिटी को साथ में लेके चलने की बात करना और माइनॉरिटी को चलने के लिए चलने लायक भी नहीं छोड़ना, क्या ये सिस्टमैटिक है? सर्वोच्च न्यायालय डे टू डे जो हियरिंग कर रहा है और मुख्य न्यायाधीश जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने देने वाली बात। यदि किसी में नैतिकता थोड़ी भी बची हो, थोड़ी नैतिकता, 0.01% भी नैतिकता आप में हो, तो आपको इस्तीफा दे के वो मुख्यमंत्री पद से निकाल देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर 3 महीने से नहीं है, एफआईआर दर्ज करने के लिए 3 महीने लगते हैं। पुलिस मजबूरी में काम नहीं कर रही है कि इच्छा शक्ति है नहीं है उनके पास काम करने की? ऐसे तमाम सवाल सरकार पूछती है। 6000 केसेस एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसमें मात्र 250-300 आप अरेस्ट दिखाते हैं, तो बाकी क्या हुआ?
इन्वेस्टिगेशन किस लाइन पे है? वहां के लोगों का सीबीआई पे जो विश्वास था वो उड़ गया है। आसपास के राज्य जो है आसाम और वहां पे भी उनका विश्वास उड़ गया है। वो करते हैं कि भाई न्यायपालिका न्यायदान करे तो न्यायपालिका ही कुछ कमेटी करे। कई चीजें हैं। क्या राज्य में इतना आंदोलन हो रहा था, इतने लोग मारे गए थे, 12,000 लोग प्रिकॉशनरी अरेस्ट किए आपने। इस लेवल पे होने के बाद प्रधानमंत्री को कोई पता ही नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। और यदि कहते हैं प्रधानमंत्री मुझे सूचना नहीं दी गई, यदि प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा गया है, जैसे कि कुछ लोग मुझे मिले, उनने कहा कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद तो लगता है कि शायद उनको पता ही नहीं था इन बातों का। तो यदि प्रधानमंत्री को इन बातों का पता नहीं था तो प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा देके चले जाने चाहिए। एक विशालकाय देश जिसको सब उपमहाद्वीप कहते हैं, इस पे यदि आपको शासन करना है तो आपके कान खुले होने चाहिए। आपको मात्र अपनी बारे में स्तुति सुनना है और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए ही कान खुले रखोगे तो आप इस देश का बेड़ा गर्क करोगे। इस देश में कुछ गलत भी हो सकता है, आपकी नीतियां ठीक हो सकती है, उसका क्रियान्वयन गलत हो सकता है। क्या एक प्रधानमंत्री को इन तमाम सूचनाओं पे एक्शन नहीं लेनी चाहिए? क्या उन्होंने कभी ट्वीट भी किया है? क्या कभी उन्होंने मुंह खोला है? सर्वोच्च न्यायालय जब डंडा खड़ा हाथ में लेके खड़ा हो गया और लगा कि अब सर्वोच्च न्यायालय का डंडा पड़ेगा, उसके पहले ही बाप बाप चिल्लाने लगे। उसके बाद तभी आपने कहा कि मेरे दिल में पीड़ा हो रही है, क्रोध हो रहा है। 4 तारीख का हुआ व्यभिचार, आपको जुलाई एंड में आपको पीड़ा होती है? इतना लेट करंट चल रहा है क्या सरकार? कैसे विश्व गुरु बनेंगे आप? पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं आप। अफ्रीका, आप रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में शांति प्रस्ताव लेके जाने की बात करते हैं, लेकिन क्या आप मतई और कुकी समाज के बीच में बातचीत नहीं कर सकते थे? क्या प्रधानमंत्री स्वयं उतरते तो क्या ये चीज रुके नहीं जा सकती थी? आप नहीं चाहते थे कि ये रुके, आपको वहां से चर्चा नष्ट करनी थी। यही कह सकता हूं मैं, यही हो सकता है इसका इन्फरेंस। आपको बहुसंख्यकों का साथ देके अल्पसंख्यकों को समाप्त करना था। प्रधानमंत्री कल पुणे में थे। पुणे में एक हादसा हुआ है, पुणे के ठाणे में समृद्धि रोड एक्सप्रेसवे पे पूरी मशीन ऊपर से गिर गई, 17 लोग मर गए। उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए कहा कि 2 लाख रुपए मैं हर मरने वालों को दे देता हूं। लेकिन ट्रेन में जो लोग मारे गए, क्या ये दायित्व नहीं था? क्या रेलवे मंत्री का कोई ट्वीट आया उनके प्रति कुछ सम्मान, मतलब उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए? उनका गरीबों का क्या ये था? आप ट्रेन राष्ट्र की संपत्ति है, ट्रेन में आपका स्वागत है। कल से अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि ये ट्रेन में आपका स्वागत है। इसी ट्रेन में नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ बोलने वालों को यदि हत्या हो जाए तो हम उसकी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बात करिएगा, सरकार की नीतियों का समर्थन कीजिएगा। ये तो इमरजेंसी के से भी ज्यादा बदतर हालत हो गए। क्या वो चेतन सिंह आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ेगा बीजेपी से? क्या वो उम्मीदवार भी हो सकता है? कहते हैं वो मानसिक संतुलन खो गया। कौन सा मानसिक संतुलन? जिस आदमी का मानसिक संतुलन खो गया वो कहता है योगी और मोदी का साथ दो यदि हिंदुस्तान में रहना है तो, और वाकई उसका मानसिक संतुलन खो गया है तो फिर ये जितने भी अंधभक्त है, क्या ये सब मानसिक रोगी है क्या? ये पैटर्न के तहत हो रहा है। नूह में जो हुआ, नूह में जो यात्रा निकली, ब्रिज मंदिर यात्रा, उसका तो परमिशन भी नहीं लिया गया था। यात्राओं में हत्यारों का क्या? हत्या के काम, हत्यार किस लिए लेके जाते हैं? यदि आपको पता है कि मोनू मनेसर ने वीडियो रिलीज किया और उसने कहा कि मैं मेरे टीम के साथ आ रहा हूं, सारे हिंदू भाई इकट्ठा हो, तलवार लेके वो वीडियो आता है जिसको 4 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, वो वीडियो देता है, ये हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर है। और जब आपको पता पड़ा मोनू मनेसर जो बजरंग दल के गोरक्षा समिति का प्रांतीय अध्यक्ष है हरियाणा का, अभी भी है, पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा है, 2 मुस्लिम युवकों को अगवा करके जीप में जलाने की, हत्या करने का उसके ऊपर आरोप है, उसको हीरो बोल बना देते हैं आप। वो वीडियो रिलीज करता है तो क्या आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए? आपने होने दिए दंगे, क्योंकि आप चाहते हो दंगे हो जाए। जब एक जगह दंगा होता है तो तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर में, कंट्रोल रूम में पूरा मैपिंग होता है राज्य का, कौन से सेंसिटिव एरिया है, वहां गश्त हो जाती है, वहां धारा 144 लगती है। क्या गुड़गांव में पिछले कई दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी कि नमाज बाहर पढ़े और रास्ते पे पढ़े, इसके ऊपर आंदोलन नहीं हो रहे थे?
गुड़गांव में क्या प्रिकॉशन लिए जो रात को मस्जिद जली या किसी हिंदू की हत्या हुई? सवाल हिंदू मुस्लिम की नहीं है, हत्या हत्या है। एक इंसान की जान बहुत कीमती होती है। क्या हमारे नेताओं की जान कीमती है जो करोड़ों रुपए खर्चा होकर उनकी सिक्योरिटी होती है? और 145 करोड़ देश की जनता क्या कीड़े मकोड़े जैसे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं रास्ते पे? उसके बाद बजरंग दल आह्वान करता है पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा, हिंदू खतरे में है। आनंद जी, विडंबना है इस देश की। 1947 से लेकर 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। जिस कांग्रेस पे आरोप लगता है कि अल्पसंख्यकों को मदद करते थे और हिंदुओं को तिरस्कार करते थे, आरोप है ना कांग्रेस पे, तो 60 साल में तो हिंदू यहां पे कभी खतरे में नहीं रहा। हिंदू ध्वजवाहक, 56 इंच का सीना, हिंदू हृदय सम्राट इस देश की सत्ता संभालते और हिंदू खतरे में आ जाता है। हिंदू खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, और सबसे ज्यादा सत्ता के साथ जो जैसे चिपक के सत्ता का शोषण कर रहे हैं उनकी सत्ता खतरे में है। 2024 में जब आपको सत्ता खतरे में दिखती है तो फिर आपके पास और कोई चारा नहीं बचता। आपके पास एक ही है कि मुसलमानों का डर दिखा के, दंगे करा के हिंदुओं को कंसोलिडेट करो और बताओ कि हमको एक होना जरूरी है, इसलिए मुझे मत दो। जी जी, यही कारण हो सकता है। ये 2024 की शुरुआत है क्या? जी। लेकिन मुझे विश्वास है आनंद जी, इस देश के मतदाताओं पे। ये अशिक्षित हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं, वो आत्महत्या करने पे उतारू हो सकते हैं, लेकिन वो धर्मांध नहीं है। नहीं तो कर्नाटक में बजरंग बली का नाम लेके बटन तो दबाया लोगों ने, लेकिन इन तथाकथित बजरंग बली के जो ये नकली ठेकेदार है, इनको मुंह पे गिराया जनता ने। हिमाचल प्रदेश ने गिराया, दिल्ली ने गिराया। जी जी, मैं अशोक भाई, मैं दंगों में नुकसान जरूर हुआ है, दंगों में नुकसान होता है, सामाजिक ताना बाना जो होता है, वो गंगा जमुना जो संस्कृति है हमारे यहाँ, उसमें दरारें पड़ती है। लेकिन कौन चैनल इस बात को दिखाता है? एक हिंदू परिवार को एक मुसलमान ने अपने घर में पनाह देके उसकी जान बख्शी, और वो घर के बाहर रात भर पहरा दे रहे थे क्योंकि हमारे घर में कुछ हिंदू पनाह ले हैं, उनके ऊपर आंच नहीं आए। कोई चैनल खबरें दिखाएगा इसकी? कोई बात करेगा इसकी? इसकी बात ये नहीं होता। चैनल का एंकर ये कहता है कि इजराइल वाले जैसे घुस के मारते हैं पैलेस्टाइन में, वैसे घुस के मारने का समय आ गया है। तो उस चेतन सिंह में जो बंदूक चला रहा था ट्रेन में, और ये चैनल पे बैठा हुआ एंकर, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। दोनों एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, दोनों इस देश को तोड़ने में इंटरेस्टेड है, जोड़ने में नहीं। जी जी, मैं अशोक भाई, जो आपने कहा ना कि जो हमारे उस चैनल के वो परमानेंट इलाज चाहते थे, हिटलर की तर्ज पे फाइनल सॉल्यूशन, मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं, और आज ही मुझे ये किसी ने भेजा है, वो अमन चोपड़ा था शायद, टीवी 18 का अमन चोपड़ा था। हाँ, और मुझे अच्छी बात में ये कि उस्ताद राहुल देव ने कम से कम उस पर बोला, और बोल के राहुल देव ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें, कभी तुम मेरे सहयोगी रहे थे और मैंने तुम्हें प्रेम और ये दिया था। और जब मैंने राहुल देव से फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई अच्छा काम किए, उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, कहना अब पानी सर के ऊपर हो गया है और अगर अब नहीं बोलेंगे तो आने वाला हम लोग क्या करेंगे। तो राहुल देव जो बिल्कुल अपना हिंदी और भारतीय भाषाओं के पीछे लगे रहते थे, वो बहुत पॉलिटिकल एक स्टैंड नहीं लेते थे, कल उन्होंने भी इस पे बहुत ही पॉलिटिकल स्टैंड लिया है। मैं अशोक भाई एक और आपको, अपने दर्शकों को भी बता दूं, ये जो मेव की बात है, जहां मेव मतलब ये नू की बात है, जहां मेव बसते हैं, ये मेवात के जो नवाब हसन खान थे, 16 मार्च 1527 में जब खानवा की लड़ाई हुई, तो ये राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर से लड़े थे। बाबर ने इनको बार बार कहा मुसलमान हो, इधर आओ मुसलमान, उन्होंने कहा था नहीं नहीं नहीं, तुम बाहरी हो, हम इस देश के हैं, और राणा सांगा के उसमें लड़े थे। बाबर ने फिर इनको पकड़ा और इनकी हत्या की थी, और निशंस ढंग से की थी। मैं सिर्फ बता ये रहा हूं कि मेव के यहां आज भी अशोक भाई, आप भी
जी आनंद जी, मेवात जो हमारे राष्ट्रपति भवन की जो रायसीना टेकड़ी है, हिल है, जी वहां से मेवात शुरू होता है, भरतपुर जी राजस्थान तक पहुंचता है। जाता है। मेवात के मुसलमान, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के वो तो जानते होंगे, लेकिन जो बाहर के राज्यों के दर्शक है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, मेवात के मुसलमान ये वृंदावन और मथुरा की परिक्रमा करते हैं, ये मानते हैं उसको। उनकी परंपराएं जाके देखिए तो कुछ हिंदुओं से अलग नहीं है, लेकिन जी आपको झगड़ा करने के लिए मुसलमान चाहिए। उसका टोपी पहनना जरूरी है, उसका दाढ़ी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आपको उस मुसलमान की चूड़ी नहीं कसनी है, आपको सत्ता का रास्ता साफ करना है। जी जिस सत्ता के मैं रास्ते में बहुत सारे कंकड़ और कांटे दिखाई दे रहे हैं, 2024 का रास्ता बहुत कठिन दिखाई दे रहा है, जी उसका शॉर्टकट ढूंढने के लिए आप इस देश को जला रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। मैं तो आगे जाके कहूंगा, ये जो नया इंडिया बना है, विपक्ष का गठबंधन, उस इंडिया को लड़ने के लिए आप इंडिया को जला रहे हैं। जी 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 मैं एक और चीज अशोक भाई आपसे, ये सुप्रीम कोर्ट भी क्या क्या करे? सुप्रीम कोर्ट अब इससे ज्यादा क्या कोई कर सकता है? कोई क्या किसी से कहे कान पकड़ के उठक बैठक करो? अरे भाई कह रहा है 6,500 FIR हुई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जैसे केजी के बच्चे को बना रहा है कि ऐसे ऐसे कॉलम बनाओ, ऐसे ऐसे हमें चाहिए, इस तरह से हमें सूचना। अब और क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? कहेगा कि नहीं नहीं कान पकड़ो और उठक बैठक करो। अभी सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेशर्मी की हद है, और इस समय तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि यहां पे आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, स्टेट हैज फेल्ड। और मैं जो आपसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज पूछ रहा हूं, विपक्ष के लोग भी वहां हो आए, सब कुछ हो गया, मोदी जी अब 8 तारीख को जवाब क्या देंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी तय हो गया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की आड़ में मत छुपो। सुप्रीम कोर्ट अलग है, अरे मणिपुर अलग है। अब मोदी जी के लिए क्या और मुश्किल हो गया है? मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लफबाजी आप करेंगे नहीं। अब आप मणिपुर पे झूठ बोलेंगे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट में एक बात और सदन के पटल पर एक बात, ये तो हो नहीं सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इनका बहुत सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। अब ये क्या करेंगे? ये इमरजेंसी की बात करेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, चाइना के साथ भारत कैसा हारा उसकी बात करेंगे, ये जिलेबी जिलेबी बनाएंगे, ये सवालों के जवाब नहीं देंगे। सिख दंगे की करेंगे, कश्मीरी पंडित कई की दंगों करेंगे, की बात करेंगे, लेकिन ये मणिपुर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। मैं आह्वान करता हूं मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि वो हमारे साथ ही आ जाए, इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, सिर्फ 15 मिनट दे हमको, कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं देश की, उसके ऊपर बात करें, कम से कम सुने। आपको जो सबसे बड़ी समस्या इस देश के सामने प्रधानमंत्री जी को दिखती है वो ये है, क्योंकि अभी दशहरी खत्म हो गया, लंगड़ा आ गया है मार्केट में, तो आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। इसमें विश्व दर्शन छुपा है, गीता का रहस्य छुपा है। इस देश की मूलभूत समस्या का जो पाया है, जो बेस है, ये इस सवाल में छुपा है। और देश के बहुत बड़े कम्युनिकेटर अक्षय कुमार, जो एक्टर्स हैं, जो फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं। उन्हें, उनके हिसाब से अक्षय कुमार ही सबसे बड़े कम्युनिकेटर है, उन्हीं को देश की चिंता है। बाकी जितने भी हम लोग हैं, हम राष्ट्रद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, हमारी इतनी औकात भी नहीं कि हम उनको सवाल पूछें। सवाल ओरिजिनल ये है आनंद जी कि प्रधानमंत्री जी को जीवन में सवालों के जवाब देने आते ही नहीं। वो समस्याओं से हमेशा भागते हैं, चाहे निजी जीवन में हो या राजनीतिक जीवन में हो या सार्वजनिक जीवन में हो। समस्याओं से भागना, ये श्री कृष्ण की गीता नहीं समझ पाते। ये श्री कृष्ण जी को श्री रणछोड़दास क्यों दिया नाम,
और एक बार श्री कृष्ण ने रण छोड़ के भागे थे। किस उपलक्ष्य में भागे थे ये तो नहीं जानते ये, लेकिन ये हर सवाल पे रणछोड़दास बनते हैं। ये इनका प्रॉब्लम है। जी जी। अशोक भाई, मैं इसलिए एक चीज और आप जो मैं दर्शकों को भी बता दूं, मोदी जी ने अगर एक बार ठान लिया था ना कि वो इस देश में किसी पत्रकार सम्मेलन नहीं करेंगे, तो उन्होंने जो एक सम्मेलन किया वो प्रसन्न जोशी जी के साथ किया। कितने बड़े पत्रकार हैं सबको पता है, उनके साथ लंदन में किया। और टेक्निकली मैं दर्शकों को बता दूं, अक्षय कुमार इस देश के नागरिक नहीं है, तो उन्होंने ये बात निभाई कि उस देश के नागरिक के, इस देश के पत्रकार के साथ उन्होंने बात नहीं की। वो तो कनाडा के नागरिक हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, तो टेक्निकली उन्होंने अपने मतलब जो शपथ ली ना उन्होंने कि मैं बात नहीं करूंगा, तो नहीं की। वो फिर किसी की हिम्मत नहीं उसको कराए। मैं एक चीज करके जरा अंतिम प्रश्न आपके एक प्रदेश जाऊंगा। ये दिल्ली जो प्रदेश बिल है, मैं उसको दूसरे ढंग से देख रहा हूं। उस पर बीजू जनता दल और वाईएसआर उनके साथ आ गए हैं कि दिल्ली प्रदेश का भाई वो पास होगा। वाईएसआर हमारे जो बीआरएस है वो चंद्रशेखर जी इसके इंडिया के साथ आ गई है। आपको क्या नहीं लग रहा है कि 2024 की चीजें भी धीरे धीरे और साफ होती जा रही हैं, क्योंकि ये कौन किसके सहयोग में खड़ा है ये भी अब साफ दिखाई देने लगा है। देखिए, जो 48 दल है बीजेपी के साथ, 38, उस 38 दलों में से 37 दलों में से कम 30 दल ऐसे होंगे जो गन पॉइंट पे हैं। ईडी के कारण है, सीबीआई के कारण है, जेल जाने का डर है। आज जगन रेड्डी क्या करेंगे मुझे बताइए? क्या केसेस है जगन रेड्डी के खिलाफ ईडी सीबीआई में? वो तो जैसा भालू के नाक में वो नकेल डाल के जब नचवाता है उसको, तो इतना स्ट्रांग भालू एक छोटे से मदारी के इशारे पे नाचता है, क्योंकि नाक में नकेल होती है बेचारे। वही जगन रेड्डी का हाल है, वो नाचेंगे। वही बहुत थोड़ा बहुत हाल मैंने सुना, आयरन ओर का जो नंबर 2 में माइनिंग होके जो चाइना इलीगल एक्सपोर्ट होता है ओडिशा से, और पोर्ट के पोर्टर से लेके मुख्यमंत्री के दरबार तक सबके हाथ सने हैं उसमें। और आनंद जी, एक जहाज तो इतना ओवरलोड हो गया कि वो समुद्र में फंस गया। जब कोस्ट गार्ड ने उस जहाज पे देखा तो वो लोग भाग गए जहाज से। वो जहाज अभी भी गोपालपुर के पोर्ट में दिखता है, टूरिस्ट जाते हैं तो देखते हैं उसको। वो जहाज किस कंट्री का ओरिजिन है, किसका है, किस शिपिंग कंपनी का है, कोई किसी को पता नहीं। ऐसे सैकड़ों बड़े जहाज भर भर के इलीगल आयरन ओर का माइनिंग लेके जा रहे थे। एक नकेल बीजेडी के भी नाक में है, मुजरा वो भी कर रहा है। लेकिन ये तमाम लोग जो आज साथ में हैं, जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि इस बंदूक में फूका हुआ कारतूस है, उस दिन यही लोग सबसे आगे एनडीए को गाली देते हुए पाए जाओगे। हमने इन लोगों का इतिहास देखा है। तो अशोक भाई, बीजेडी उसके साथ जाना मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। जी अशोक भाई, मैं एक चीज और, अंतिम प्रश्न है और मैं इसलिए इसको अंतिम में रखा था कि जरा मैं समझने की दृष्टि से, कल शरद पवार साहब ने फिर स्टेज शेयर की मोदी जी के साथ। अब वहां एक लोग ये कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र में लोग बड़े भाई प्यारे से रहते हैं, बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन क्या महाराष्ट्र में लोग ये भी रहते हैं कि आपको मैं खूब गाली दूंगा, 2 दिन पहले कहूंगा कि तुम चोर, तुम भ्रष्टाचारी, तुम ये सब, और फिर दूसरे दिन आगे फिर मैं वो करने लगूंगा? ये मुझे बहुत समझ में नहीं आया शरद पवार साहब का ये गेम। मैं थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। शरद पवार के जब 60 साल हुए थे और एक बड़ा फंक्शन हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस कार्यक्रम के संयोजक चंद्रशेखर थे। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर तमाम लोग स्टेज पे थे। शरद पवार और बाल ठाकरे ये जब आमने सामने होते थे तो शरद पवार को मैदे का बोरा बोलने वाला एक ही इंसान हो सकता है, वो है बाल ठाकरे। बाल ठाकरे ने शरद पवार का क्या विरोध किया और क्या नहीं बोला, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी स्टेज पे जब आते हैं तो आते हैं। 2 महीने पहले तिलक स्मारक ट्रस्ट ने ये नेशनल तिलक, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को देना चाहा, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता आज शरद पवार है
और शरद पवार की बात कोई भी नहीं, आज सत्ता में जो लोग हैं उन्हें भी, मेरा दावा है कि आज किसी चीफ सेक्रेटरी को शरद पवार फोन करेंगे तो वो खड़ा होकर बात करेंगे। एक उस आदमी की इज्जत है। तो उनके पास आए गए कि शरद जी ये हम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी से बात हो सकती है क्या? शरद जी ने प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने कहा कि एक बड़ा अवार्ड है। तो उन्होंने कहा कि अरे शरद जी आप कहते तो बिल्कुल मैं आऊंगा, लेकिन आप रहेंगे कार्यक्रम में? तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ, मेरी अध्यक्षता में। ये 2 महीने पहले हो गया था। उसके बाद ये मामला तय हो गया। आज मैं जनता को बताऊं कि सब टेलीविजन चैनल ने नरेंद्र मोदी का भाषण तो दिखा दिया, शरद पवार उस स्टेज पे क्या बोले ये किसी ने नहीं दिखाया। शरद पवार अपने भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया, उन्होंने पूना का महत्व बताया, उन्होंने कांग्रेस जिसको अंग्रेजों की पार्टी कहते थे नरेंद्र मोदी, वो लोकमान्य तिलक की कैसी पार्टी है इसको रेखांकित किया। उन्होंने बताया अपने भाषण में कि कुछ लोग एक आधा सर्जिकल स्ट्राइक क्या करते हैं, हर इलेक्शन में भुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक तो सबसे पहला यदि इतिहास में कहीं हुआ है तो इस शहर में हुआ है जहां हम आज खड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाल महल में एक बारात में शामिल होके, एक बारात झूठी निकाली गई, उस बारात में शामिल होके जब बारात पास हो रही थी लाल महल से, तो छुपके से लाल महल में एंट्री कर ली उन्होंने, और औरंगजेब के सगे मामा शाहिस्ते खान पे हमला बोलते हुए उसके हाथ पे वार किया तो उसके 4 उंगलियां काट दी थी। ये इतिहास का पहला सर्जिकल स्ट्राइक था। उस भूमि से आप बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम गिनाए कितने लोगों को अवार्ड दिए, और मोदी जी को कहा कि ये अवार्ड इतने बड़े बड़े लोगों को दिए गए हैं, उस पंक्ति में आपको भी बिठाया गया है, मतलब आपको भी इज्जत दी है, इस अवार्ड ने दी है। उनका भाषण इतना सुंदर था, और हर पैराग्राफ में मोदी जी को वो बता रहे थे कि आप जिस कांग्रेस को गाली देते हो, जो हिंदू मुसलमान करते हो, वो लोकमान्य तिलक के लिए क्या थे। लेकिन जब मोटी चमड़े की, जब चमड़े की वो तुम्हारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है ना, जब ओढ़ली लोई तो फिर क्या करेगा कोई। तो जब आपने मोटी चमड़ी बनाई ली है और आपने नैतिकता घर में लॉकर में छोड़ दी है और बेशरमपना की सारी हदें पार कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का तय कर लिया है, तो फिर आपको कोई सारा आईना दिखाने के बाद भी आपको अपनी फोटो अच्छी दिखती है, क्या करें। लेकिन शरद पवार ने कतई ये नहीं कहा कि वो इंडिया छोड़ेंगे। शरद पवार महाविकास आघाड़ी के घटक है। शरद पवार इस बार अजित पवार को बता देंगे कि पवार का पावर किसके पास है। अजित पवार अपने कुनबे के 40 में से 4 भी लोग चुनाव जितवा के लाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मैं मानता हूं। वर्तमान स्थिति ये है, लोग कह रहे कि शरद जी चुप हो गए क्योंकि महाराष्ट्र में बरसात बहुत हो रही है, बरसात में रैलीज नहीं की जाती। जब थोड़ा साफ था तो उन्होंने पहला सातारा, दूसरा को नासिक, और इसके बाद शरद पवार अब तूफानी दौरे पे निकलेंगे। तो स्टेज शेयर करना ये तो महाराष्ट्र की कल्चर है। महाराष्ट्र में हमेशा विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग किसी भी कल्चरल प्रोग्राम के लिए इकट्ठा होते हैं, चाहे फिर लता मंगेशकर का प्रोग्राम हो या फूल देशपांडे का हो, प्रकाश त्रे का हो, सभी विरोधी दलों के नेता एक साथ होकर साथ में आते हैं। ये परंपरा रही है महाराष्ट्र। उसी परंपरा को देखते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आए हैं, मेरे कहने पे आए हैं, तो चलो ठीक है, उन्होंने पार्टी तोड़ी, उन्होंने राजनीतिक काम लिया, तो मैं भी कौन सा उनके पार्टी में जा रहा हूँ। मैं भी अपना उनको जो बोलने के बजाय और ऐसा ये पीछे से चौरस शकुनी की चौरस रच के फांसी फेंकने के बजाय सीधे सीधे युद्ध करने में वो विश्वास रखते हैं। और आने वाले चुनाव में लोग देखेंगे कि शरद पवार क्या है। हाँ, जो गोदी मीडिया है, जो ये किसी भी हालत में इंडिया जो बना है इसमें बिखराव चाहते हैं, वो कभी ये बोल देते हैं नीतीश नाराज है, कभी ये बोलते हैं कि ममता नहीं गई, कभी ये बोलते हैं कि शरद पवार नहीं जा रहे। वो लगातार इस प्रयास में ये प्रपोजिशन बनाने के लिए तुड़े हुए हैं कि जो इंडिया बना है ये बिखरा हुआ है। ये बात अलग है कि ये जितना इंडिया को बिखरा हुआ बताएंगे उतना ही उस इंडिया में कसावट आएगी, और आ रही है। जी, जी। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि उसी मंच पे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे जी भी मौजूद थे। अब उनका नाम नहीं लिया गया, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं उनका नाम लिया जा रहा है। और शायद दीपक तिलक जी के लड़के जो हैं वो भी कांग्रेस के शायद एक्टिव मेंबर हैं। रोहित तलवार, वो तो रोहित तिलक, वो तो चुनाव लड़े हैं।
हाँ चुनाव भी लड़े हैं और वो कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर हैं, शायद आज भी मेंबर हैं, जितनी मेरी जानकारी है। तो लेकिन एक बात तो तय हुई, एक बात तो तय हुई, जिस कांग्रेसी को ये विदेशी पार्टी बोलते थे, उस कांग्रेस को कांग्रेस बनाने वाले, उस कांग्रेस के एक जमाने के गॉडफादर लोकमान्य तिलक, इनके नाम से जब ये अवार्ड लेते हैं, तो अवार्ड लेते समय कम से कम उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि मैंने कांग्रेस को विदेशी पार्टी कहा था। जी। और मैं इसमें एक और चीज जोड़ दूं अशोक भाई, जब तिलक को संपूर्ण रूप से पढ़िए और तिलक के जब वो अदालत में बोल रहे हैं, तो तिलक के बगल में एक आदमी और खड़ा था जिसका नाम जिन्ना था, जिसको आज आप जिन्ना को गाली दे के अपना पूरा वो करते हैं। उस समय देश के राष्ट्र जो था, उस राष्ट्र में जो सपना तिलक का था, उसमें जिन्ना भी कहीं ना कहीं स्थान पाते थे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच अशोक भाई ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।